हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज़ में व्यावसायिक अध्ययन में हमारा व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य चैप्टर चल रहा है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें आज हम कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। प्राचीन समय में प्रमुख व्यापारिक केंद्र, पुराने समय में कौन कौन से हमारे सेल पॉइंट थे, क्या क्या आयात होता था, क्या निर्यात होता था, भारत में उपमहाद्वीप की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और किस तरह से उसका पुनः उद्योगीकरण हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो प्राचीन समय में थे उसमें हमारे कितने प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे और किन किन वस्तुओं का वहाँ पर व्यापार किया जाता था। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा पाटलिपुत्र है, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है। इसको व्यापारिक नगर बोलते थे और मेन बिजनेस क्या था इसमें, यहाँ पर विशेष प्रकार के नगीनों का दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था, इसलिए इसको निर्यात केंद्र भी कहा जाता था। दूसरा इसमें आता है आपका पेशावर। पेशावर जो है भारत में किससे व्यापार करता था? चीन और रोम से व्यापार करता था। और किस चीज़ का व्यापार करता था? घोड़ों को तो मंगाता था दूसरे देशों से, आयात करता था, और ऊन का निर्यात करता था। तो पेशावर में घोड़े मंगाए जाते थे बाहरी देशों से और अपने देश से दूसरे देश में ऊनों को भेजा जाता था। तीसरा इसमें आपका तक्षशिला आता है। तक्षशिला को वित्तीय वाणिज्यिक बैंकों का शहर बोला जाता है। बौद्ध शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ था वो इसी देश में हुआ था। यह भारत और मध्य एशिया के बीच का भूमि मार्ग है और इसी के द्वारा आपके बहुत सारे व्यवसाय किए जाते थे। नेक्स्ट इसमें इंद्रप्रस्थ, इसको शाही सड़क बोला जाता था। यानी कि शाही सड़क क्यों बोला जाता था? ये कॉमर्शियल जंक्शन था, व्यावसायिक जंक्शन। जंक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन, जिसमें बहुत सारे रास्ते एक जगह मिलते हैं। तो उसी तरह से ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का एकीकरण था। ये चारों दिशाओं के जो रोड था वो इंद्रप्रस्थ पर आकर मिलते थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? शाही सड़क बोला जाता था। नेक्स्ट इसमें आपका मथुरा, ये आपका विक्रय बिंदु है और दक्षिण भारत जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ से भरूच और आदि शहरों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका वाराणसी, ये मार्ग आपका गंगा मार्ग, पूर्व के साथ उत्तर को जोड़ने वाले दोनों मार्गों पर है। ये तक्षशिला, भरूच, कांजीवरम, ये जो शहर थे उनसे भी जुड़ा हुआ था। तो इसका मेन व्यवसाय क्या था? कपड़ा उद्योग, रेशम का उद्योग, जो रेशम के कपड़े होते हैं वो, चंदन की कारीगरी, इसके रूप में ये बहुत फेमस था। नेक्स्ट है मिथिला। इसने क्या किया? प्रथम ईस्वी शताब्दी की स्टार्टिंग से ही जो आपका साउथ चीन था, दक्षिण चीन और यूनान, उसमें बिजनेस कॉलोनियाँ स्थापित कर दी थी। इस शहर के जो व्यापारी थे वो बंगाल की खाड़ी से समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे और समुद्री मार्ग के द्वारा वो साउथ चाइना, जावा, सुमात्रा और बोर्निया बंदरगाहों के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। नेक्स्ट इसमें आपका उज्जैन है। इसमें तक्षशिला और पेशेवर दोनों को सड़क रूट से जोड़ा था और दक्षिण देश के साथ इसके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। यहाँ से मलमल, भाल आदि कपड़े ज़्यादा आते थे और सुलेमानी, कार्निया के पत्थर बहुत जगहों से क्या करते थे? निर्यात किए जाते थे। यानी कि उज्जैन मलमल और भालों के कपड़ों के लिए फेमस था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें सूरत है। ये भी कपड़े के लिए फेमस था। जो कपड़ा जरी का और सुनहरे बॉर्डर का होता था वहाँ पर इसकी ज़्यादा डिमांड थी। ये निर्यात करता था। यहाँ पर हुंडियाँ यूज़ की जाती थी और इसकी हुंडी इतनी फेमस थी कि इसको मिस्र, ईरान और बेल्जियम दूसरे देशों के बाज़ारों में भी चल जाती थी। मुगलों के काल में इसको वेस्ट बिजनेस सेल पॉइंट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका कांची। वर्तमान में इसको आप कांजीवरम के नाम से जानते हो। यहाँ पर जो चीनी लोग हैं वो ज़्यादा आते थे और विदेशी जहाज़ों में मोतियाँ, कांच और वो पत्थर जो कहीं नहीं मिलते थे उसको खरीदते थे और उसके बदले में यहाँ पर हमें रेशम और सोना दे देते थे। नेक्स्ट मदुरै, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है और मछली पालन के लिए बहुत फेमस था। यहाँ पर आपके मोती होते हैं, गहने, फैंसी कपड़े, इसका व्यापार किया जाता था और इसी कामों का ये निर्यात करता था। मदुरै ने समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापारियों को आकर्षित किया था और सबसे मेन इसमें था रोमन, वो आकर्षित हुआ था। भरूच आपका नेक्स्ट है। ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये मेन जो ट्रांजैक्शन होती थी सड़क मार्ग के द्वारा होती थी और इसी सड़क मार्ग के द्वारा ये बहुत सारी मेन मार्केट से जुड़ा हुआ था।
ये आपका साउथ इंडिया जो है, पश्चिम भारत, उसका बहुत बड़ा कॉमर्शियल शहर था भरूच। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कावेरी पट्ट, इसका दूसरा नाम कावेरी पट्टनम है। शहर के रूप में इसकी बनावट जो है वो वैज्ञानिक थी, यानी कि माल की ढुलाई, एक स्थान से दूसरे स्थान माल को पहुंचाना, ये सुविधाएं ये प्रयोग किया जाता था। विदेशी व्यापारी जो थे उनका मेन ऑफिस यहाँ पर था, यानी कि अगर विदेशों को सामान लेना था तो वो कावेरी पट्टनम से सूचना ग्रहण करते थे। और बहुत दूर से व्यापार करने के लिए अगर उनको स्थान चाहिए, जैसे आपका चीन हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ये सारे व्यापार देश इसमें सम्मिलित थे। इसकी प्रसिद्धि जहाज निर्माण के लिए भी थी, यानी कि कावेरी पट्टनम में जहाज़ों का निर्माण भी किया जाता था। और इसमें मेन कौन कौन से चीज़ें थी, जैसे आपका परफ्यूम, आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पाउडर, रेशम, ऊन, कपास, मोती, मूंगा, सोने और बहुत सारे जो आपके नगीने थे, उनका ये व्यापारिक केंद्र था। लास्ट आता है आपका इसमें ताम्रलिपि। ताम्रलिपि सबसे बड़ा बंदरगाह उनमें से एक है। ये आपका पश्चिमी और पूर्व कि समुद्री मार्ग और थल मार्ग से जुड़ा हुआ है, यानी कि सी रूट और आपका रोड रूट दोनों से व्यापार करता था। अगर सड़क मार्ग से जाओ तो ये किसको जोड़ता था, बनारस और तक्षशिला और सूसा, इनके माध्यम से ये व्यापार करता था। तो ये प्राचीन काल में आपके कितने सारे व्यापारिक केंद्र थे, एक बार उसके केवल नाम देख लेते हैं। पहला आपका पाटलिपुत्र, पटना के नाम से विख्यात है। फिर आपका पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरै, भरूच, कावेरीपट्ट, जिसको कावेरी पट्टनम, और ताम्रलिपि, ये आपके प्राचीन काल के व्यापारिक केंद्र थे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है प्रमुख आयात और निर्यात, यानी कि भारत से किन किन वस्तुओं का आयात किया जाता था और किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। तो पहले हम निर्यात की वस्तुएं देखते हैं कि निर्यात वो होता है जब हम भारत से किसी दूसरे देशों को सामान बेचते हैं, यानी कि भारत में वो बनाया जाता है और दूसरे देशों को भेजा जाता है बेचने के लिए, वो निर्यात कहलाता है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या निर्यात करते थे, गेहूँ, मसाले, चीनी, नील, अफीम, तिल, कपास, रेशम, जो आपके जानवर हैं, तोते, जीवित मवेशी, पशुओं के प्रोडक्ट्स, फर हो गए, सींग, चमड़ा, कछुओं का कवच, मोती, नीलमणि, चमकीले पत्थर, क्रिस्टल, ग्रेनाइट और तांबा, ये क्या करते थे, हम दूसरे देशों को भेजते थे, निर्यात करते थे। और दूसरे देशों से क्या मंगाते थे, घोड़े, पशु उत्पाद, चीनी, सिल्क, फ्लेक्स, लेनिन मणि, सोना, चांदी, तांबा, मणिक, पुखराज, भांग और एम्बर, ये चीज़ें हम दूसरे देशों से मंगाते थे। तो निर्यात और आयात की वस्तुएं आप ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल में हम क्या क्या मंगाते थे और क्या क्या भेजते थे। जो वस्तुएं हम मंगाते हैं उसे हम आयात बोलते हैं, और जो वस्तु हम भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। तो कम से कम 5 या 6 वस्तुएं तो आपको याद होनी चाहिए। व्यापार के बारे में अब हमने जान लिया। अब हम ये देखेंगे कि व्यापार करने के बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसकी विश्व में अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी। तो 1 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक आपको इसमें दे रखा है। जो भारत की प्राचीन और मध्यकालीन व्यवस्था थी वो क्या थी, दुनिया की लगभग तिहाई या चौथाई दौलत को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी कि अगर पूरे भारत में 100% से व्यापार चल रहा था तो उसका 1/4 व्यापार भारत के नियंत्रण में था। और ये आपकी पहली से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला। आपकी अलबरूनी जो 11वीं शताब्दी में आया, इब्न तूता 11वीं शताब्दी में, मेगस्थनीज, फयान, हेन्सवांग, फ्रांसीसी फ्राइकोस, ये आपका 17वीं शताब्दी में आया। ये सारे लोग भिन्न भिन्न समय पर आए थे और इन्होंने भारत को स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप कहा था। ये कौन थे सारे, ये राइटर थे। इन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत को क्या बोला है, स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप बोला है। इन्हीं लोगों ने हमारे देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक की बात कही, कहा कि जो भारत देश है ये तो पूरी तरह से संपन्न है, इसी कारण इन्होंने इसे स्वर्ण भूमि बोला था। तो पूर्व अर्थव्यवस्था में यूरोपीय जो लोग थे, यानी कि जो सारे हमारे भारत में आए थे, इनकी खोजों के द्वारा महान यात्रा की प्रेरणा हो गई। इसी वजह से जो दूसरे देश के व्यक्ति थे वो हमारी अर्थव्यवस्था को देखने के लिए आते थे। तो इस व्यवस्था को समृद्धि का युग माना जाता था, स्वर्ण युग माना जाता था। जो स्टार्टिंग में यूरोपीय लोग थे, आपको पता है वो भारत में लूट के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उन्होंने
यहाँ पर सोने और चांदी के व्यापार में क्या हो गया, ज्ञान हो गया। आए तो वो लूटने के लिए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रुका और हमारे व्यापार को सीखा, और सीखकर फिर उन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट किया। तो वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रगति के बाद भी हम 18वीं शताब्दी तक यूरोपीय लोगों से काफ़ी पीछे हो गए थे। रीज़न ये था कि वो हमारे व्यापार को यहाँ से सीख कर चले गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, 16वीं शताब्दी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो किसी भी प्रकार का कोई भी कृषि और वैज्ञानिक क्रांति हो ही नहीं सकी थी, क्योंकि वो क्या करती थी, अपनी जड़ों को भारत में फैलाने का काम करती थी। इस वजह से कोई भी वैज्ञानिक क्रांति हो ही नहीं सकी थी। अब लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण अशिक्षा हो रही थी। जो शिक्षा थे वो जनमानस की पहुंच से दूर थी, मशीनों का उपयोग हुआ था। इसी वजह से जो इंसानों के हस्तकला कौशल था उसका बहुत बुरा असर पड़ा। ये सारा असर भारत पर पड़ा। तो फिर इसी वजह से जो यहाँ के निवासी थे वो कैसे हो गए, गरीब होते चले गए, क्योंकि भारतीय जो हमारा कौशल था वो धीरे धीरे कम होता चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, भारत के लोगों की वजह से। तो ब्रिटिश शाही साम्राज्य का आरंभ 18वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है, यानी कि जब अंग्रेजों का यहाँ आधिपत्य हुआ था वो 18वीं शताब्दी के मध्य से था। भारत से क्या होता था, कच्चे माल, वस्तु और मसालों को खरीदते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको अपने यूज़ में बनाते और फिर भारत में ही वापस बेच देते थे दुगने दामों पर। इससे विदेशों में व्यापार किए जाने वाले जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, बहुमूल्य वस्तु हुई, उसका जो प्रवाह था वो रुक गया, क्योंकि सारा का सारा जो माल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लेती थी। इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा और जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ने लगी। जो पहले माल को निर्यात करते थे अब कच्चे माल के निर्यातक और ख़रीदार बन गए, यानी कि हम फिर उनसे ही खरीदने लगे कच्चा माल। डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये हिस्सेदारी दे रखी है कि भारत के द्वारा पूरे विश्व में कितने % व्यापार किया जाता था। तो सबसे पहला जो आपको 32% दे रखा है वो पहली शताब्दी में था। 1000 शताब्दी में भी हमारी 32% पूरे विश्व में हिस्सेदारी थी। 1500 ईस्वी में वो 24.36 हो गई। 1600 में फिर घटती चली गई, 1700 में घटी, फिर 1700 से 1750 में और थोड़ी सी बढ़ी, फिर 1850 में वो 5 से 10% रह गई। 1870 में जब अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया था तो केवल 9.2%। फिर हमारी जो जीडीपी थी वो लगातार घटती चली गई और वर्तमान में वो मुश्किल से हमारी 4 से 5% है। अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के बाद, यानी कि स्वतंत्र होने के बाद, फिर भारत का दोबारा से औद्योगिकरण किया गया, जिसको क्या बोला जाता है, भारत का पुनरुद्योगीकरण बोला जाता है। तो भारत में जो केंद्रीयकृत नियोजन की शुरुआत हुई थी वो दोबारा से स्टार्ट की गई थी। और कब हुई थी, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, कब, 1952 में। इस पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि आधुनिक उद्योग, आधुनिक प्रौद्योगिकी, जो वैज्ञानिक संस्थान हुए, अंतरिक्ष हुए, परमाणु कार्यक्रम हुए, उद्योग धंधे हुए, इनकी स्थापना करना, ताकि फिर से हम अपने स्वर्ण भूमि को दोबारा बना सकें। अब इन योजनाओं के प्रयासों के कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। अर्थव्यवस्था मजबूत ही नहीं हो पाई, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या था, लगातार जनसंख्या में वृद्धि थी, पूंजी की कमी थी, बहुत सारा खर्चा था और जो बुनियादी संरचना थी वो भी बेकार हो गई थी, शिक्षा का अभाव था। इसका परिणाम ये हुआ कि विदेशी व्यापारियों से ही हमें उधार लेना पड़ा, उन पर ही निर्भर रहना पड़ा। और 1991 के अंत तक जो हमारी आर्थिक उदारीकरण था वो उस पर सहमति हो गई थी। अब वर्तमान काल में जो भारत है वो विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में है और सबसे अधिक इसको पसंद किया जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्थान है। बचत हुआ, आय निवेश के अवसर, घरेलू में जीडीपी जो है वो बढ़ रही है और लगातार जो भी युवा आ रहे हैं वो एक भारत को नई दिशा में प्रोत्साहित करना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चिन्हित किया जा रहा है और आज के समय में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब मोदी सरकार की, यानी कि भारत सरकार की जो वर्तमान योजना, जैसे मेक इन इंडिया हुई, स्किल इंडिया हुई, डिजिटल इंडिया, भारत की नवनिर्मित विदेशी व्यापार नीति जो 2015 से 20 तक की है, उसने आयात और निर्यात को और व्यापार संतुलन को क्या कर दिया, सहायक बनाया।
और इसमें जीडीपी में वृद्धि करने की ओर अग्रसर है। तो आपको समझ में आया कि भारत का औद्योगिकरण कब हुआ था, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। और वर्तमान में जो योजनाएं हैं वो इसकी नींव को दोबारा से कुशल बनाने के लिए की गई है। अब 1850 के बाद जो भारतीय उद्यमी थे उन्होंने आधुनिक कपड़ा मिलों की स्थापना की, धीरे धीरे फिर से घरेलू बाजार का पुनः ग्रहण करना शुरू कर दिया। 1896 में भारतीय मील कपड़ा के उद्योग में 8% पूर्ति की जाती थी, 13 में वो 20 हुई, 1936 में 62, 1945 में 76 और इस प्रकार जो है जो उत्पादन है वो हर साल 5% से बढ़ने लगा और पूरे विश्व में वो 3.3% से क्या हो गया, बढ़ गया। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने 1920 के अंत तक टैरिफ संरक्षण प्रदान किया। टैरिफ क्या होता है, ये एक प्रकार का कर होता है, ठीक है ना, कि अगर हम विदेशों से माल मंगाएंगे या उनको भेजेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हम डबल टैक्सेशन से बच जाएंगे। इसी वजह से उद्योगों को बढ़ाने में हमें काफ़ी मदद मिली। फिर स्वतंत्रता के समय तक जो भारतीय उद्यमी थे वो काफ़ी मजबूत हो गए थे और अंग्रेज़ों से कारोबार को खरीदने की स्थिति में थे। तो भारत की जितने भी जीडीपी का हिस्सा था वो लगातार बढ़ता चला गया। 47 तक वो दुगना हो गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति तक वो क्या हो गया था, दुगना हो गया था। अब निर्यात में यानी कि दोबारा से हमने अपनी वस्तुओं को बाहर भेजना शुरू कर दिया और 47 तक वो 30% हो गया था, जबकि 1913 में जब अंग्रेजी शासन लागू हुआ था वो 22% था और स्वतंत्रता प्राप्ति तक कितना परसेंट हो गया था, 30% हो गया था। अब इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, जैसे BR टॉमलिंसन, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द न्यूज़, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन सब के द्वारा हमें इन सारी शोधों को पता चला है। पुनरुद्योगीकरण तो हो गया। अब हम नेक्स्ट डे ये पढ़ेंगे कि ये जो बिज़नेस है वो होता क्या है। तो बेसिकली इतना आप पढ़ लेंगे, ये हमारा प्राचीन काल का भारत का क्या था, व्यवसाय था। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो वो आप मुझे इन्फॉर्म करा देंगे।